हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीहाइड्रामिनोस। पॉलीहाइड्रामिनोस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, ज़्यादा अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेजेंट होना अराउंड दी फीटस। तो अब वो जो ज़्यादा अमाउंट होती है वो ज़्यादा अमाउंट डिसाइड कैसे होता है, हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिक्विड एमएनआई की कितनी अमाउंट हो तब हम पॉलीहाइड्रामिनोस कहते हैं। यानी अगर लिक्विड एमएनआई 2000 ml से ज़्यादा हो, यानी कि 2 लीटर से ज़्यादा हो, तब हम उसे पॉलीहाइड्रामिनोस करेक्टराइज करते हैं। या फिर ये तो हुई हमारी एक अनैटमिकल डेफिनेशन। अगर हम बात करें क्लिनिकल डेफिनेशन की, तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज़्यादा लिक्विड का प्रेजेंट हो जाना, कोई 2000 ml या 2 लीटर नेसेसरी नहीं है, बट इस एक्सटेंट तक हो जाना कि जो पेशेंट है, जो वुमेन है, उसको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए। प्लस जो हम लाई एंड प्रेजेंटेशन के लिए ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, वो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स काम ना आए। यानी अगर हमें लाई एंड प्रेजेंटेशन देखनी है तो हमें अल्ट्रासाउंड के लिए या कोई और इमेजिंग प्रोसेस यूज़ करना पड़े, तब हम उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रामिनोस। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर एंड द डीप वर्टिकल पॉकेट, और आई शुड से डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट इज़ ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। ये नोट्स अगर आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से मेरे हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। वैसे तो जो पॉलीहाइड्रामिनोस है उसका कॉज स्टिल स्पेक्यूलेटिव है, कोई फाइनल कॉज नहीं है, बट सर्टेन फैक्टर्स है जो कि माने गए हैं, उसमें हेल्प करते हैं पॉलीहाइड्रामिनोस के फॉर्मेशन में। सबसे पहले बात करते हैं फीटल एनोमलीज में, यानी फीटस के डेवलपमेंट में ऐसी क्या एनोमलीज हो रही है जिस वजह से पॉलीहाइड्रामिनोस हो सकता है। दिस कैन बी अ फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं एनेंसीफेली। एनेंसीफेली क्या होता है, माल डेवलपमेंट या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द स्कल। स्कल पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ है। अब स्कल पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, वो बोनी कवरिंग डेवलप नहीं हुई है, तो उस वजह से मेनिंजेस तो एक्सपोज रहेंगी। अब मेनिंजेस एक्सपोज रहेंगी तो उस वजह से जो ट्रांसड्यूएशन है फ्लूइड का वो बढ़ जाएगा। फ्लूइड का ट्रांसड्यूएशन बढ़ गया तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड का कंसनट्रेशन भी बढ़ गई। सेकेंड इज ओपन स्पाइना बाइफिडा। एनेंसेफेली में मैंने आपको क्या कहा, इनकम्प्लीट स्कल फॉर्मेशन, स्कल की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई। ओपन स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होती, जिस वजह से अगेन मेनिंजेस एक्सपोज होती है। मेनिंजेस ब्रेन में भी प्रेजेंट है एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट सीएनएस प्रेजेंट है। तो अगर एनेंसेफेली है तो उस वाले रीजन की मेनिंजेस एक्सपोज होंगी। ओपन स्पाइना बाइफिडा है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन की मेनिंजेस एक्सपोज होंगी। अगेन ट्रांसड्यूएशन बढ़ जाएगा जिस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ईसोफेजियल एट्रेजिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो फीटस है उसकी जो ईसोफेजियस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। उसके माल डेवलपमेंट की वजह से जो फीटस का स्वेलोइंग प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाएगा। अब जो फ्लूइड आउटसाइड है अगर वो स्वेलो नहीं हो पा रहा है तो उसकी तो अमाउंट बढ़ता ही चला जाएगा ना। अगर स्वेलो होगा तो कुछ तो अमाउंट कम होगा, लेकिन इस केस में ये भी नहीं होता। नेक्स्ट कॉज इज फेशियल क्लेफ्ट्स। अगर फीटस को फेशियल क्लेफ्ट्स हो तो उसको स्वेलो करने में दिक्कत आएगी, जो नॉर्मल स्वेलोइंग प्रोसेस है वो तो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से अगेन जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोप्स फिटलिस। हाइड्रोप्स फिटलिस का मतलब होता है फीटस की बॉडी में कई जगह वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाना, दैट इज नोन एज हाइड्रोप। मतलब फीटस की बॉडी में नहीं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीटस। लेट अस इमेजिन ये फीटस है तो इसकी बॉडी के कई जगह ऐसे पॉकेट्स बन जाना और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना इस हाइड्रोप्स फिटलिस, जिस वजह से भी इंक्रीज हो जाते हैं। प्लेसेंटल डिफेक्ट्स हो, प्लेसेंटल डिफेक्ट्स वन ऑफ द मेन प्लेसेंटल डिफेक्ट्स इज कोरेंजियोमा। व्हाट इज कोरेंजियोमा? कोरेंजियोमा एक तरह का ट्यूमर होता है। अब ट्यूमर है, अगर आप ट्यूमर इमेजिन कर रहे हो तो उसमें तो हाइपरप्लास्टिक ब्लड वेसल्स प्रोलिफ्रेशन होंगी ही, ब्लड वेसल्स भी, टिश्यूज़ भी, जिसकी वजह से जो ट्रांसड्यूएशन है वो इंक्रीज़ हो गई। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी ये वाली चीज़ देखी गई। नेक्स्ट इज
मैटरनल एनॉमलीज क्या होगी, यानी मैटरनल उसमें वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि इसमें काम करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है वो है डायबिटीज़। अगर जो वुमेन है उसे डायबिटीज़ है तो काफ़ी चांसेस है पॉलीहाइड्रोमेनोज होने के। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप देखो, अगर जो मैटरनल ब्लड शुगर है वो ज़्यादा है, उस वजह से फीटस ब्लड शुगर भी ज़्यादा होगा। अब फीटस ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसे कॉम्बैट करने के लिए एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म उसका डायूरेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी फीटस का यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वो जो यूरिन है वो एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है ऑल एंड ऑल, तो जिस वजह से अगेन एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कोई कार्डियक या फिर रेनल डिजीज़ हो मदर को। अब कार्डियक या रेनल डिजीज़ है तो उसका अगेन जो असर पड़ेगा वो डायूरेसिस फंक्शन पे पड़ेगा, जिस वजह से जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का इडीमा हो जाएगा। प्लेसेंटा का इडीमा होने की वजह से अगेन इसकी ट्रांसलेशन इंक्रीज हो गई और एमनियोटिक फ्लूइड की कंसनट्रेशन बढ़ गई। तो ये हमने पढ़े मैटरनल जितने भी फैक्टर्स थे जो कि पॉलीहाइड्रोमेनोज को सपोर्ट करते हैं। नाउ विल सी द क्लिनिकल टाइप्स। क्लिनिकल टाइप्स हमारे पास मेजरली दो हैं। वन इज द एक्यूट वन एंड अनदर इज द क्रॉनिक वन। एज द नेम सजेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द रैपिडिटी ऑफ ऑनसेट। जो एक्यूट होता है जनरली बहुत रेयर होता है एंड सडन इंक्रीज होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, लाइक विद इन फ्यू डेज के अंदर ही। वाइल जो क्रॉनिक होता है ये कॉमन है, काफ़ी कॉमन है। मतलब अगर आप 10 केसेस देख रहे हो पॉलीहाइड्रोमेनोज के तो उसमें से 10 आउट ऑफ 8 क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमेनोज ही होंगे। और ये इंसीडियस होता है, उसमें कुछ दिनों में ही जनरेट हो रहा था, इसमें फ्यू वीक्स में जनरेट होता है। अब हम लोग क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमेनोज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके क्लिनिकल फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो आप देखो, अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई है यानी एब्डोमिनल टेंशन बढ़ी है, उसके अंदर अमाउंट बढ़ा है, उसका साइज़ बढ़ा है, तो सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो उसके डायफ्राम पे पड़ेगा। डायफ्राम पे पड़ेगा यानी लंग्स पे पड़ेगा। इसका मतलब है जो विमेन को सबसे पहले दिक्कत आएगी वो रेस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे। अगर लंग्स पे पड़ रहा है कोई भी प्रेशर तो वो हार्ट पे ज़रूर जाएगा, जिस वजह से पेल्पिटेशंस महसूस होंगे। और रेस्पिरेटरी पेल्पिटेशंस यानी कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्टेड है और कार्डियक सिस्टम भी अफेक्टेड है। कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल नहीं आएगा, जिस वजह से इडीमा प्रोड्यूस होगा। इडीमा लेग्स का हो सकता है, वल्वा का हो सकता है, और कई बार पेशेंट हेमोरॉइड्स भी जनरेट कर लेता है। नाउ व्हाट आर द साइंस? द मेन इंपॉर्टेंट साइन इज डिस्निक स्टेट, स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन। जब पेशेंट लाई करेगी वो ऐसा महसूस होगा, मतलब वो लेटेगी ही नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा एकदम दम घुट रहा है लेटने से। नेक्स्ट इज प्रीक्लेम्जिया। प्रीक्लेम्जिया के एविडेंस काफ़ी दिखाई देंगे। प्रीक्लेम्जिया का ट्रायो होता है जो कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विल सी इडीमा, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया, ये सिम्टम्स देखने में मिलेंगे हमें। नाउ विल गो फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेप रहेगा इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन करेंगे तो ऑफकोर्स जो एब्डोमेन का साइज़ है वो इंक्रीज़ मिलेगा हमें, बिल्कुल ग्लोब्यूलर हुआ होगा यानी गोल हो रहा होगा, और फ्लैंक्स भी फुल रहेंगे। जनरली जो फ्लैंक्स होते हैं वो डिस्टेंडेड नहीं होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी, बट ये पॉलीहाइड्रोमेनोज में फ्लैंक्स भी डिस्टेंडेड रहेंगे। जो स्किन है उसके ऊपर वो भी टेंस रहेगी। जब अंदर कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा है, अमाउंट इतना ज़्यादा है, तो स्किन भी टेंस हो जाएगी और शाइनी होगी। देन विल गो फॉर पेल्पिटेशन। जब हम पेल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ देखने की होती है वो होती है हाइट ऑफ यूट्रस। हाइट ऑफ यूट्रस विल बी ग्रेटर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। जनरली उसको कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन इसमें इंक्रीज रहता है। गर्थ ऑफ एब्डोमेन नॉर्मल है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट होगी। फ्लूइड थ्रिल क्या होता है? फ्लूइड थ्रिल एक क्लिनिकल वाइज काफ़ी अच्छा साइन है देखने के लिए पेशेंट्स में। फ्लूइड थ्रिल क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। लेट अस इमेजिन कि ये एब्डोमेन है पेशेंट का, तो
इस एब्डोमेन में जब हम साइड में ऐसे अपनी उंगली से ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो एक फ्लूइड की थ्रिल टाइप्स मतलब वेव्स वो यहाँ से यहाँ जाती हुई आपको महसूस होगी। चाहे आप यहाँ से करो चाहे आप यहाँ से करो, वो वेव्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई हमें महसूस होगी। दिस इज फ्लूइड थ्रिल ये प्रेजेंट होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो फीटल पार्ट्स हैं वो आपको पैल्पेट ही नहीं हो पाएंगी। जो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था, उससे आप लाई एंड प्रेजेंटेशन डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन विल गो फॉर ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम क्या देखेंगे, जो फीटल हार्ट साउंड है वो एब्सेंट है या ऑलमोस्ट फीबल, बहुत फीबल महसूस होती है। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की। इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होगी सोनोग्राफी। टीवीएस कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब टीवीएस में हमें क्या दिखेगा, कुछ इको फ्री स्पेसेस मिलेंगे हमें फीटस के अराउंड, वो इसके डायग्नोस्टिक होते हैं कि ये पॉलीहाइड्रामिनोस का केस है। देन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है इट विल बी ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर। जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है इट विल बी ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। बाकी सोनोग्राफी के और भी फ़ायदे होते हैं। हम यहाँ से मल्टीपल फिटेसिस यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। हम लाई एंड प्रेजेंटेशन देख लेंगे फीटस की, जो कि हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप से नहीं देख पा रहे हैं। प्लस कोई कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस तो नहीं है फीटस को, हम वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट विल गो फॉर सम ब्लड चेकअप्स। ब्लड चेकअप्स में सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। RH ब्लड ग्रुपिंग करानी बहुत ज़रूरी है टू एक्सक्लूड द हाइड्रोप्स फिटलिस एंड फीटल एसाइटिस। और पेशेंट की हम शुगर चेक करेंगे, PP, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस केस में। देन विल गो फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में हम क्या चेक करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड में हम ट्रांस अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करेंगे। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि जिसकी कंसनट्रेशन जनरली इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी अगर इसकी कंसनट्रेशन मोर देन नॉर्मल मिली तब हमें कुछ ना कुछ श्योर डायग्नोसिस तो नहीं बट कुछ हिंट मिल सकता है कि मे बी देयर इज सम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट इन द फीटस। तो हम आगे उसी अकॉर्डिंग अपने डायग्नोसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कराई डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में वो भी पॉलीहाइड्रामिनोस की होगी, उसमें मैं आपको इसके अच्छे से और आगे जो टॉपिक्स रह गए हैं यानी कि कॉम्प्लिकेशंस जो रह गई और डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।